नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 10 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है उसका नतीजा आने वाला है। तो एक्चुअली तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बट आपकी पसंद नापसंद, आप यदि यूपी से होंगे तो आपको ज़रूर लगता होगा, इन 5 राज्यों से होंगे, कि हमें आपने जिसके दल के या आपके जो विचार के होंगे उनको होना चाहिए। देखिए, यूपीएससी में ना राजनीति कोई विचारधारा नहीं होती। यूपीएससी का राजनीति कोई विचारधारा नहीं थी। आप सिर्फ और सिर्फ एक संविधान आपके लिए विचारधारा है। संविधान में जो चीज़ें दिया हुआ है ना, उसके हिसाब से आपको थिंक करना है, सोचना है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, किस पार्टी की सरकार बनती है नहीं बनती है उस पर ज़्यादा समय ना दे, बाद में आपको पता चल जाएगा। आप अपने स्टडी पे समय दें। ठीक है, स्टडी पे टाइम दे, पढ़ाई पे समय दे, जिससे कि आपकी आगे आने वाली आपकी फ्यूचर सही होगी। आपके रिजल्ट के लिए दूसरे को सोचेगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान दे। देखिए, कुछ मैं फैक्ट बात करने चाहता हूँ। कल ना एक मुझे कमेंट मिला था, ठीक है, एक फ्रेंड का कमेंट मिला था, बहुत ही अच्छा कमेंट था उनका, कि आप एडिटोरियल पे ज़्यादा नहीं बताते हैं, इसलिए आपका चैनल मुझे पसंद नहीं है। सही है, पसंद होना ना पसंद होना ये आपके ऊपर है, फोर्सफुली तो है नहीं कि आप मेरा ही वीडियो देखें, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने पहले किसान आंदोलन देखा होगा। किसान आंदोलन, बताइए, किसान आंदोलन में कितना एडिटोरियल आया, कितना आर्टिकल आया, बहुत सारा एडिटोरियल, बहुत सारा आर्टिकल आया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कितना बना? एक भी नहीं। ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए, सीए जो कानून था, नागरिक संहिता वाला, जहाँ पे जो शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रही थी, इन सारी चीज़ें, कितना ज़्यादा एडिटोरियल आया, कितना आर्टिकल आया, क्वेश्चन एक भी नहीं। क्या नागरिक संहिता से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है? नहीं मिला है। आप देखिए ना, 370, क्या आपसे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है? अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, वहीं दूसरा चीज़ देखिए, और मैं आपको फैक्ट थोड़ा सा बताता हूँ। चीन और भारत का इशू, चीन और भारत का इशू था, उसके ऊपर क्वेश्चन बना। आपको आपके दिखता है PYQ, यदि आप देखते होंगे, आप देखिए कि क्या उस पर क्वेश्चन बना? नहीं बना। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, कि आप ना यहाँ पे जो ये आपके लिए जो न्यूज़पेपर है, ये यूपीएससी स्टूडेंट के लिए न्यूज़पेपर नहीं आता। यह न्यूज़पेपर आता है आम लोगों के लिए। आपको अपने सिलेबस के हिसाब से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, PYQ, इसलिए हम बताते हैं इंपॉर्टेंट है PYQ आपके लिए, उसके हिसाब से आपको फाइंड करना आना चाहिए। फाइंड करना क्या आना चाहिए, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे महत्वपूर्ण इस एग्ज़ाम के दौरान हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी सिलेबस है। इस सिलेबस में सबसे ज़्यादा हमें यही ज़रूरी है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। राइट, तो इन चीज़ों के लिए तो मैं जो आपको बताता हूँ, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक आपका मेंटोर की तरह हूँ। ठीक है, मैं आपको यही पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपको किस एंगल से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। आपकी न्यूज़पेपर को पढ़ने के क्या एंगल होने चाहिए। ये एडिटोरियल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल पूरा का पूरा आपके यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है इसका। राइट, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं जो सिर्फ उस पॉइंट को आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल को पढ़ने में या न्यूज़पेपर को पढ़ने में यदि आप 3 घंटा अपना लगाएंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा आउटपुट। आप ये देखो कि जहाँ पे आप इनपुट लगा रहे हैं, वहाँ से आउटपुट ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ फैक्ट याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 5 वर्षीय योजना लेके आएंगे, 5 सालों तक तैयारी करेंगे, एक पीटी भी नहीं निकलेगा इस एंगल से। इसलिए आप अपनी नज़रिए को बदलिए यूपीएससी के लिए। राइट, तो वो एंगल को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो वही चीज़ें हैं कि आपको अपनी सिलेबस और PYQ को हर वक्त ध्यान में रखना पड़ता है, कि इस न्यूज़ से संबंधित जो ये न्यूज़ चल रहा है, क्या इससे क्वेश्चन बनने का चांस है या नहीं है। देखिए, एक्चुअली हम जो है वीडियो मान लीजिए बना रहे हैं, हम एडिटोरियल बना रहे हैं, मैं वीडियो को फिर से एडिटोरियल में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपकी समय व्यर्थ होती है ना। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप इस पेपर को देखने आते हैं, इस वीडियो को, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप गलत इन्फॉर्मेशन ही लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे ना बहुत सारा ऐसा चैनल है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो अपने व्यू, देखो आप ना यूट्यूब पे ना व्यू के लिए मार है, स्टडी के लिए नहीं, स्टडी मटेरियल के नहीं। किसका व्यू कितना आता है वो नहीं आता है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट के साथ बताऊं तो मुझे व्यू से मतलब नहीं होता है। मैं एक ही व्यक्ति को यदि हेल्प कर पाता हूं ना अपने तरीके से, तो बहुत है हमारे लिए। हमारे चैनल पे एक भी व्यू आ जाएगा ना, फिर भी हमारा चैनल चलता रहेगा। हम चैनल को बंद करने वाले नहीं हैं।
राइट। तो यहाँ पे व्यू के लिए मार है, तो आप भी यही कोशिश करें कि अपनी स्टडी को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर और करंट अफेयर तक ही सीमित करके ना रहे। हम 10 जगह से करंट अफेयर करेंगे, 10 जगह से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा होगा आपको? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन क्या बनेगा? उतना ही बनेगा, राइट। तो इसीलिए देखिए, जो भी न्यूज़ होता है, जो बड़ी न्यूज़ होती है, वो तो मैगजीन में आ ही जाता है। मान लीजिए कि आपसे कोई चीज़ें मिस हो गया और वो मैगजीन में आ जाएगा। मैं आप लोग को बताया हूँ कि मैं भी विजन आईएएस का जो मैगजीन है वो करवाना इस महीने मंथ से स्टार्ट करूँगा। ऑनेस्टी के साथ रहे, ठीक है। और अपनी स्टैटिक्स जो पोर्शन है और बेसिक जो है, उस बेसिक पे पकड़ बनाए। यदि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपकी ऐसे ही यूपीएससी निकलने का चांस बढ़ जाएगा। करंट अफेयर ऐसे ही आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। इसके लिए स्टैटिक्स पोर्शन और बेसिक को अपना ध्यान रखें। जैसे आपकी एनसीईआरटी यदि कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो एनसीईआरटी पे ध्यान दें। जो स्टूडेंट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक को कम से कम मई तक एक बार रीडिंग ले लेना चाहिए। उसके बाद अपना ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, इन सारे से आपको क्या होगा कि एक तरीके निकल के आएगी, आप अपनी आगे बढ़ पाओगे, प्रोसेस बढ़ पाओगे। सिर्फ 3 घंटे और 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बाकी का टाइम आपका कितना पढ़ पाओगे? आपको यहाँ पे 6-7 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। रेगुलर 7 घंटे पढ़ते हो, इसमें से आप 50% न्यूज़पेपर ही पढ़ोगे। तो बताओ आप मुझे कि कब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे, कब आप ऑप्शनल को पढ़ोगे? आपके पास क्या टाइम बचेगा? नहीं बचेगा। कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटे में करंट अफेयर को समेट ले। यदि 1 से 1.5 घंटे में करंट अफेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप करें, आगे चले। और जब आपके पास मैगजीन आएगा तो मैगजीन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। तो आपको हमें यही समझाना था। जिन्होंने कमेंट किया था उनका कमेंट का स्वागत, बस उनकी नज़रिए थी, ठीक है। उनको समझाना मेरा वर्क है, मेरा काम है, क्योंकि वो उतने डीप में अभी नहीं है। इस समझाने के दौरान थोड़ा सा टाइम लंबा चला गया, लेकिन आप ये चीज़ें समझिए कि आपको सिलेबस का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। और PYQ कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया हो और किस रूप में पूछा गया है, ये भी याद रखना चाहिए। ये दोनों जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए ये जर्नी बहुत हार्ड होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना कंटेंट का समुंदर है, समुंदर, राइट। समझ रहे हैं ना समुंदर का मतलब? तो कंटेंट का यहाँ पे समुंदर है। तो इस समुंदर को ख़त्म करने के लिए आपको, आपके पास एक बताते हैं ना हम लोग, एक बाल्टी या एक मग है, ठीक है, एक जग है। इस जग में बस जो अच्छा चीज़ है उसको चुन के लाइए, क्योंकि यहाँ पे दिमाग भर जाएगा आपका। ओके, चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल इसमें है कि युद्ध विराम को लेके बातें की गई है, ठीक है। तो इसमें यूक्रेन जो था, यूक्रेन का एक ही कहना था कि हम नाटो के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो नाटो में जुड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए कि जो रूस भी चाहता है, रूस ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन में सत्ता की बदलाव हो, सत्ता बदले, ये हमारा मकसद नहीं है। हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप नाटो के साथ ना जाओ, ठीक है। तो नाटो की सदस्यता लेने के लिए ये क्या है, नाटो के बारे में तो ये देख ही चुके हैं। नाटो और USA इनको क्या किया, युद्ध में कुदा दिया, अपने पीछे चला गया, ठीक है। तो अब ये कैसे लेंगे? तो ये इन्होंने इससे मना कर दिया। यही आर्टिकल था और कोई ख़ास नहीं था। एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कि अब जो डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, पहले 2017 में UGC नेट के लिए क्या था, ठीक है, नीट के लिए, ठीक है, नीट के एग्ज़ाम के लिए 25 साल को निर्धारित किया गया था। और SC ST और OBC से जो संबंधित छात्र थे उनके लिए 30 साल निर्धारित किया गया था, ठीक है। लेकिन अब इस निर्धारण को जो समय है इसको बढ़ा के अब इनके टाइम सीमित को हटा दिया गया है, टाइमलाइन को हटा दिया गया है। आप किसी भी एज के हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट से संबंधित, ठीक है। तो यही चीज़ है, भारतीय चिकित्सा आयोग के द्वारा ये अंडर ग्रेजुएट जो एजुकेशन है उसमें समय सीमा को हटाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि नेशनल लैंड, ठीक है, मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की गठन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। अब देखिए, अब मैं बताऊं, अब ये जो न्यूज़ है ये पूरा आप न्यूज़ पढ़िए। इसमें ये बताया जाएगा कि बजट में घोषणा की गई, ये चीज़ें की गई, ठीक है, सरकार ये करेगी, कैबिनेट घोषणा करेगी। आपके लिए इसमें कुछ ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपने एक कंटेस्ट देखा, क्या है कि कैबिनेट का बैठक होगा, इसके लिए मंजूरी दिया जाएगा, बस आपके लिए यही ज़रूरी है। अब आपको पढ़ना क्या है, आपके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी आपके लिए, सॉरी एक मिनट, आपके लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, एक मिनट,
राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। इस पाइपलाइन का मतलब समझाता हूँ मैं। ये जो योजना है सरकार के द्वारा इसलिए चलाई गई, जैसे मान लीजिए रेलवे है, ठीक है, और रेलवे के बगल में कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है। कोई रोड है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बना हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। एयरपोर्ट पे खाली पड़ा हुआ है, बिजली। तो इनके द्वारा ये कहना है कि ये जो मौद्रीकरण पाइपलाइन की नीति है, इसमें इन सारे को क्या किया जाएगा, लीज पे दे दिया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को लीज पे दिया जाएगा और उनसे कुछ पैसे ले लिया जाएगा। तो टारगेट है कि 6 लाख करोड़ तक को इसको क्या किया जाएगा, मौद्रीकरण लक्ष्य बनाया गया है केंद्र संपत्ति का। इसको पट्टे पे देना, पट्टे पे देना मतलब लीज पे देना। ये नहीं कि हम बेच रहे हैं, हमने उनको दे दिया, ऐसा नहीं है। हमने उसको जो काम से नहीं था उसको हमने क्या किया, लीज पे, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि निजी क्षेत्रों के जो उद्यमी है उसकी विफलता, पहला इसकी लागत में वृद्धि हो जाती थी, ठीक है। उसके साथ साथ जो सामाजिक उपक्रम है, ठीक है, उसके लेके जो विफलता का अन्य कारण भी एक आ जाता है। अब बताया जाता है कि इसका महत्व क्या है। महत्व क्या है, महत्व ये है कि इसमें अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। आपको पता ही है कि यदि सरकार यहाँ से पैसा लेगी, ठीक है, तो वो कहाँ पे लगाएगी, अर्थव्यवस्था में लगाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में लगाएगी। साथ साथ यदि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खुलता है, कोई कंपनियाँ खुलती है, तो उससे क्या होगा, बेहतर रोजगार का अवसर पैदा होगा, जिससे क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीज़ें उत्साहित होकर आएगी। उसके बाद है कम उपयोग के लिए सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका उपयोग करना, गैर राजनीतिक अंडर जो लॉबिंग है, इस सारी चीज़ों को ख़त्म करके इनको निष्पक्षता के साथ ही वकालत करें। उसके बाद है बुनियादी ढांचों का क्या होगा, पुनर्निवेश होगा। यदि यहाँ से पैसा आएगा तो सरकार क्या करेगी, बुनियादी ढांचे में निवेश करेगी। ग्रीन फील्ड जो बुनियादी ढांचे है उसको तैयार किया जाएगा, परिसंपत्तियों को संवर्धित किया जाएगा, मतलब उस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ हमारा जो 8 प्रमुख उद्योग है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उद्योग। रिफाइनरी मतलब कि हम कच्चे तेल को लाते हैं, उसको रिफाइनरी करते हैं, फिर हम चीज़ों को निर्यात करते हैं। उर्वरक, स्टील, सीमेंट, ठीक है, और बिजली। ये जो बुनियादी है इनको क्या मिलेगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40% तक का ये भार रखते हैं। तो इनमें भी इनका क्या होगी, लाभ मिलेगा, इनका भी योगदान मिलेगा। अब एक बात आती है कि इसकी चुनौतियाँ क्या हो सकती है, इस योजना की चुनौतियाँ क्या हो सकती है। इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन आज आपको पोस्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे यदि नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से मैं मेंस का क्वेश्चन डालूंगा, आप वहाँ से मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। एनएमपी की चुनौतियों को जोड़ा दिया गया। कराधान के जो पैसे हैं उसको मुद्दे हैं। देखो, अब टैक्स जो पेयर है, उस टैक्स पेयर ने एक बार तो पैसा पे कर दिया, ठीक है, लेकिन अब जो ये कंपनियां हैं दोबारा ये लीज पे लेगी तो उसको पैसा लगेगा, और वो पैसा कहाँ पे चार्ज करेगी, उस वस्तुओं पे। तो काराधन का जो टैक्स पे करने वाला है उसको तो पैसा डबल डबल देना पड़ा है ना। एक बार तो सरकार की संपत्ति बनी चुकी है, लेकिन उसको पुनः भुगतान करना है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हुई। उसके बाद संपत्तियों का मौद्रीकरण का चक्र चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज़ें होगी। उसके बाद है संपत्ति विसर्जन जो चुनौतियाँ है, वो चुनौतियाँ आएगी। जैसे देखिए, गैस और जो पेट्रोलियम का उत्पादन के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क है वो निम्न स्तर पे है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि निवेशक जो होता है ना, वो निवेशक ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। आपने नहीं समझा, मान लीजिए जहाँ पे अच्छी चीज़ है वहीं पे तो निवेशक आएंगे ना, प्राइवेट कंपनी। अब जो अच्छी चीज़ें नहीं है, प्राइवेट कंपनी क्यों आएगा। अब मान लेते कि ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जाता है, क्या वहाँ पे रेस्टोरेंट खुलेगा, नहीं खुलेगा ना। तो उस संपत्ति को तो चुनौती है ना कि वहाँ पे निवेशक आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास, ओके। उसके बाद ऐसा चीज़ें हो जाती है तो प्राइवेट कंपनियों का क्या होगा, एकाधिकार बढ़ जाएगा, जिससे एकाधिकार बढ़ने से क्या होता है कि कीमतों को बढ़ावा मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि ये स्टेशन है, इस स्टेशन के पास जो होटल है, इस पे सारे होटल का मालिक एक है, तो ये क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि इसका एकाधिकार है। इससे किस पे प्रभाव पड़ेगा, इससे जनता पे प्रभाव पड़ेगा ना, सीधा सीधा, राइट। राजमार्गों और पाइपलाइन पे एक एकाधिकार बढ़ जाएगा, एक ही ठेकेदार मतलब करने वाले आ जाएंगे। इससे क्या होगा, सामाजिक तौलमेल नहीं हो पाएगा। देखो, आपकी जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार जनता के लिए क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रही है, उनको एक ही चीज़ फर्क पड़ता है कि उनको लाभ होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमारे जो अभी विश्व में जो चुनौतियाँ है, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, भूखमरी, भू राजनीति में अराजकता, कट्टरवादी, ये सारे चीज़ें ना क्या होगा कि ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तालमेल में अभाव हो जाएगा, बैलेंस नहीं पड़ पाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद भारत में जो अस्थायी गरीबी है, निराशा का में उम्मीद है, सार्वजनिक ध्रुवीकरण है, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाएं है, इसके जो क्षरण है ना उसको निपटारा
किया जाएगा। तो ये सारे आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हमने देखा कि जो योजना है राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन योजना क्यों महत्वपूर्ण है, राइट, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और इसी चुनौतियों के आप क्या करेंगे कि उल्टा रिवर्स कर देंगे तो वे फॉरवर्ड बता देंगे, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं, इस पेज के अंदर है कि सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। ये योजना के द्वारा ये है कि जल शक्ति मिशन के नाम से एक योजना है। इस योजना में ये चीज़ें चलेगी कि सरकार जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या क्या करेगी कि जल की सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है, जिससे कि हम जल में क्या हो, आत्मनिर्भर बन पाए, बट हमें दूसरे ऊपर डिपेंडेंट ना पड़े, हम स्वच्छ जल लोगों को घर तक पहुंचाया जा सके। तो यही सारी चीज़ें हैं और कुछ इसके अंदर डिप में नई चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक चीज़ें हैं, देखिए, अटल में जल सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए अटल रिफ्यूजल मिशन जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अमृत योजना के लिए दूसरे की शुरुआत करने की चरण की जा रही थी, अमृत योजना, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, तो इस पेज के अंदर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ना ई लाइब्रेरी के थ्रू जुड़ रहे थे, ठीक है। तो पहला दिन जब चला, मैं ई लाइब्रेरी का थोड़ा सा आपको बताता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन अब क्या है, ये स्टूडेंटों की संख्या उसमें कम हो गई। क्यों पता है, जहाँ पे पढ़ाई होता है ना वहाँ पे लोग कम आते हैं, ठीक है। ई लाइब्रेरी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। मैं फिर से बताता हूँ, ये आप लोग को अभी भी कोई भी स्टूडेंट यदि जुड़ना चाहते हैं ई लाइब्रेरी में 7059779271 यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन मिलता है और एक आप क्या कर सकते हो, गाइडेंस पे पढ़ाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको गाइड करता रहता हूँ, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो एक गाइड होती है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ई लाइब्रेरी में आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को चलते हैं। इस आर्टिकल में ये है कि तेल और तेल के जो खेल है इससे संबंधित है। 2-3 दिन पहले भी मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था इसी चीज़ को, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि तेल के जो उत्पादन है, ठीक है, उत्पादन जो कंट्री है उसका मैं बताना चाहूँगा कौन कौन सा सबसे ज़्यादा है। पहला नंबर पर अमेरिका है, दूसरा नंबर पर सऊदी अरब है जिसका 11% हिस्सेदारी है, तीसरे नंबर पर रूस है, उसके बाद ये कनाडा है, कनाडा के बाद इराक है, इराक के बाद क्या है, ये चाइना है आई थिंक, ठीक है, ये क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट ना, ठीक है। उसके बाद यूएई है, इराक है, ईरान है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद कुवैत है, कुवैत, ठीक है, ये कनाडा ही था, ठीक है, कनाडा है। तो ये जो देश है इस देश का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये कौन कौन से देश है इसके अंदर शामिल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ऑपरेशन गंगा से संबंधित है। हम इसके लेके जितना भी 1990 से जो देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अभी तक जितना भी ऑपरेशन चलाया था हमने पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये जो ऑपरेशन गंगा है ये यूक्रेन से संबंधित है, ठीक है। देखिए हमारा जो डिस्कशन है ना ये आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए पुराना जो फिर से मैं वही चीज़ों को रिपीट करूँगा तो उतना तो आपकी भी समय खराब होगी ना, राइट, क्योंकि उससे टाइम आप बचा के दूसरी जगह पे लगा सकते हो। तो आपके लिए समय सबसे बड़ा कीमती है, क्योंकि आपके पास भी 24 घंटा है, जो टॉप करता है उसके पास भी 24 घंटा है। तो क्यों वो टॉप हो जाता है, आप क्यों नहीं होते। तो आप ऐसा अनवांटेड चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पेज में वही चीज़ें आती है, यूक्रेन वाला सारा मुद्दा यूक्रेन वाला है, बॉल बाय बॉल को एंट्री आपको नहीं देखनी है। आगे चलिए, ये भी इशू जो है ना ये यूक्रेन वाला ही इशू है, लेकिन इसमें एक एंगल निकल के आता है। राइटर ये बता रहे हैं कि अभी जो एक्चुअली रूस है और यूएसए है इसमें से एक विकल्प को चुनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि भारत और यूएसए के रिश्ते के बीच में जो मिठास है वो कम होता जा रहा है। क्यों पता है आपको, कंटेस्ट समझाता हूँ। कंटेस्ट ये है कि सबसे पहले ये समझिए कि अभी का जो समय है ना वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उदाहरण आपने सुना होगा, वो फिर से ताज़ा करता है, राइट। हमारे जो संप्रभु देश है, संप्रभु देश मतलब क्या होता है, ऐसा देश जो किसी के अंदर में ना हो, वो फ्री है, आप कहीं पे भी कोई फैसला ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी के समय में क्या होता जा रहा है, कमज़ोर के लिए मजबूत और ताकतवर के लिए असहाय हो गई है। जैसे आप देख ले कि कानून, हमारा कानून वही चीज़ है ना, जो गरीब है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, ठीक है। लेकिन यही आपके गांव में जो सबसे धनी का बच्चा यदि कोई गलती करता है तो उसको कुछ नहीं होता है, उसको पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास असहाय हो जाते हैं, राइट। लेकिन वही गरीब के लिए सबसे ज़्यादा वही है कि कमज़ोर जो देश है
मजबूत के लिए, कमज़ोर के लिए मजबूत हो जाते हैं कानून, और जो ताकतवर होते हैं उनके लिए असहाय हो जाते हैं। जो अभी जो यूक्रेन के साथ युद्ध चला था, युद्ध जो चला छेड़ा गया, उसमें संघर्ष में एक चीज़ें निकल के आई कि वैश्विक बदलाव को देखा गया। ठीक है, वैश्विक बदलाव में ये आया कि इससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ध्रुवीकरण बढ़ गई। ध्रुवीकरण मतलब कि आप किसकी ओर, आप किसकी ओर। ठीक है, तो ये चीज़ चला कि आप हमारे तरफ है या हमारे खिलाफ है, दो में से एक ऑप्शन चुनिए। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति स्टार्ट हो गई थी, जो राजनीति शीत युद्ध के समय चलता था, कोल्ड वॉर। तो राइटर के द्वारा बताया जाता है अभी भी ये कोल्ड वॉर की तरह ही है। ठीक है, कोल्ड वॉर दूसरा कोल्ड वॉर की तरह ही है। तो रूस के खिलाफ भारत को अपने पाले में खींचने के लिए यूएसए ने पूरा प्रयास किया। ठीक है, लेकिन जब यूएसए रूस के खिलाफ नहीं बोला भारत, तो यूएसए को भी क्या किया गया, बाइडेन की सरकार जो है उसके द्वारा उस पर हमला किया गया, उन पर टिप्पणी की गई। ठीक है, उसके बाद राइटर बताते हैं कि जैसे अमेरिका की जो न्यूज एजेंसी है वो उन्होंने क्या बताया कि यूक्रेन के जो लोग, जो भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात जो है, ठीक है, उसकी जो तजस्ता है वो रूस के पाले में पहुंचता दिख रहा है। मतलब इनका कहना है कि यदि ये लोग कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि ये रूस के पक्ष में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें निकल के आती है कि जैसे भारत, एग्जाम्पल देते हैं, अब एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल आप देते हैं यूएसए को लेकर। उन्होंने ये दिया कि देखो यूएसए, जब हमारा चीन के साथ सीमा विवाद हुआ तो यूएसए अलग हो गया, बोला कि ये अब इनकी आपसी मामला है। ठीक है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। उसके साथ साथ दूसरा चीज़ आप देख सकते हो कि दूसरा चीज़ें आप देखिए अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान क्या कर रहा है, तालिबान को लाने में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अमेरिका पीछे चला गया, कोई काम नहीं किया। ठीक है, आपने देखा होगा कि कारगिल के समय में भी उन्होंने हमारा साथ देना छोड़ दिया था। तो ये इनके द्वारा, राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यूएसए जो है वो भारत को इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से पीछे उस मुसीबत में खड़ा नहीं दिखा जिस मुसीबत में हमें रसिया दिखाई देते हैं। आपने रसिया को देखा होगा कि रसिया हमारा सुरक्षा जो परिषद है, ठीक है, सुरक्षा परिषद में एक कवच की तरह रहता है। वो कोई भी ऐसा फैसला होता है जिस फैसले में रसिया जो है महत्वपूर्ण मित्र के रूप में होता है। ठीक है, जिन्होंने हमें ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड किया है, पनडुब्बी प्रोवाइड किया है, तकनीकी प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया है। उसके बाद हमें चीन के विरुद्ध लड़ने के लिए S-400 जैसे मिसाइल का भी हमें प्रोवाइड किया गया है। राइट, उसके बाद एंटी मिसाइल सिस्टम भी उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये राइटर के द्वारा इस पर एक ही चीज़ है, ये बताया जाता है कि यूएसए का जो पक्ष है वो ढीला है, यूएसए आपको समय में काम नहीं देगा। वही जो रूस है, एक हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमें मुसीबत के समय में खड़ा दिखा है। तो इसीलिए भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र में जो इनकी जो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो यूक्रेन के इशू में क्या किए थे, उन्होंने अनुपस्थिति व्यक्त किया था। ठीक है, अनुपस्थिति व्यक्त करके उन्होंने वहाँ से आगे हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी जारी की थी। उन्होंने बताया था कि इस युद्ध को आलोचना किया था। उन्होंने बताया था कि युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए और हिंसा पे लगाम लगनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें नहीं है। राइट, तो उसके बाद बताया जाता है कि भारत को अपने हथियार की आपूर्ति के लिए रूस के ऊपर एक है ना कि घरेलू जो कानून है उनके ऊपर एक हमारा सही सहयोग है। राइट, ये एक सही सहयोग है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, यदि आप इधर उधर की चीज़ें देखते हैं तो ये होता है कि आप यदि रूस के पक्ष में, यूएसए के पक्ष में नहीं आते तो यूएसए आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये एक हमारी बैलेंस की तरह है। ठीक है, तो यही चीज़ें एक एडिटोरियल में निकल के आता था और कोई खास चीज़ें निकल के नहीं आता है कि ये राइटर के द्वारा एक ही बात बताया जाता है कि भारत को क्या रास्ता अपनाना चाहिए। अब भारत ने जो रास्ता अपनाया है ये क्या रास्ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इस आर्टिकल को फिर से डिस्कस कर दिया कि ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है। इसमें एक्चुअली यूएसए का इंपॉर्टेंट बताया जाता है भारत के लिए, और रसिया का इंपॉर्टेंट बताया जाता है। राइट, तो का इंपॉर्टेंट बता के भारत ने जो स्टैंड लिया वो सही स्टैंड लिया। राइट, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अब देखिए वही चीज़ है, यूरोप के युद्ध में आर्थिक चुनौतियाँ क्या क्या आई। ये सारी चीज़ें हमें इतनी PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए यूक्रेन पे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल फिर वही यूक्रेन से जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। आपको पता है कि किसी युद्ध के होने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि पर्यावरण की प्रदूषण बढ़ जाती है। यूक्रेन में खेती विशेषज्ञों का कहना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी उतना ज़्यादा आपको अंदर नहीं जाने की ज़रूरत है। युद्ध के जो सवाल देख रहे हैं आप, हर चीज़ें यूक्रेन से है, तो क्या हमें डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें वही डिस्कस करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब PhD करने की ज़रूरत नहीं है हमें एक ही टॉपिक पे। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है क्षेत्रीय दल वाला है। ठीक है,
जो मध्य प्रदेश में राजनीति आएगी और बजट लेके आएंगे, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषा की मर्यादा की स्वयंता की बात की गई है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का था, ये भी हमारे लिए बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में एक आर्टिकल है कि बजट को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है कि इसका क्रियान्वयन हो। अब बजट लाने से कुछ नहीं होता, उसका क्रियान्वयन पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो आप कभी भी मेंस में यदि आर्टिकल लिखते हैं किसी योजना के बारे में, तो उसमें ज़रूर एक पॉइंट लिखें कि इसका क्रियान्वयन सही से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी योजना बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जिस तरह से मैं एक फैक्ट बताऊँ, आप लोग जब प्लानिंग करते होगे ना पढ़ाई के लिए, तो आप 15 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा का रोज़ का टारगेट बनाते होगे, लेकिन उस टारगेट को पूरा करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आपके लिए। आप उसमें से 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाते होगे, 3 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, तो क्रियान्वयन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसके बाद है, मैंने आईपीओ आपको बार बार बताया। आईपीओ क्या होता है कि शेयर बाजार होता है। शेयर बाजार में यदि कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर बेचता है तो उसको हम आईपीओ कहते हैं, ठीक है। ये बार बार हमने बता चुका है, सेबी के बारे में भी हमने बता चुका है कि ये शेयर बाजार का रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यदि आपको ये आर्टिकल या न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस करते हैं वो आपको अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।